ओके। तो तो आपका सबसे आपका पहले सबसे स्वागत पहले है आज स्वागत के है इस आज के वेबिनार इस में। वेबिनार में और और धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे साथ हमारे जो हमारे जो साथ जुड़े हुए साथ जुड़े बच्चे हुए हैं, बच्चे हैं वो आज के वो सेशन आज में के इस आपसे सेशन में जो है आपसे बातचीत जो है करना बातचीत चाहते करना थे चाहते कि थे कि लोग लोग बार-बार बोले थे बार-बार कि बोले थे कि किसी को जो है किसी को जो है बुलाइए, बुलाइए, क्योंकि जेएनयू क्योंकि जेएनयू बीएचयू बीएचयू में में पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू जो है चैनल पे अपलोड हो चुका था और और बीएचयू के बाहर बीएचयू के किसी बाहर का के किसी का इंटरव्यू जो है इंटरव्यू जो है चैनल पे नहीं था, तो तो इसीलिए जो है इसीलिए जो है आज के इस मीटिंग में आपको आपको जो जो है है बुलाया बुलाया गया गया है। है। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं विश्वजीत जो है विश्वजीत जो है आप सबको सबको अपना एक एक इंट्रोडक्शन दीजिए। बैकग्राउंड में नॉइज तो नहीं आ रही है मेरे? नॉइस तो है आपके बैकग्राउंड में, थोड़ी सी अगर आप कैसे? शांत जगह पे जा सके तो। कैसे? हेलो हेलो। आपके बैकग्राउंड में नॉइस जो है आ रही है। हमको कुछ म्यूजिक वगैरह बजने की या फिर क्योंकि बाहर कुछ चल रहा है। शोर शराबा तो हो रहा है। हॉस्टल हो फिर तो कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। चलिए इधर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग जो है आपको सुन लेंगे। ओके ठीक है। तो मेरा नाम विश्वजीत है और मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है। पीजी मैं यहीं जेएनयू में कर रहा हूँ और लास्ट सेमेस्टर है ये मेरा। और आपका अभी कौन सा सेमेस्टर है विश्वजीत? तो आपसे जो बातचीत हम लोग शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए सबसे पहले। सब्जेक्ट हिस्ट्री है मेरा। हिस्ट्री से मैं कहता हूँ, वहाँ बीएचयू में भी हिस्ट्री था, यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए था। ओके। और यहाँ पे सब अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हुए हैं। कई सारे सब्जेक्ट के लोग हैं लेकिन मैक्सिमम जो है हिस्ट्री के ही है। कितने लोग हिस्ट्री के हमारे साथ ज्वाइन हुए, एक बार आप लोग हैंड्स अप कर दीजिए। ओके ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि लगभग बहुत सारे लोग जो है हिस्ट्री के ही हैं। तो आपको ये क्या लगता है कि मतलब आपका 3 अटेम्प्ट जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्यों लग गया? बात तो ये है कि मेरा फर्स्ट पेपर खराब जा रहा था। फर्स्ट पेपर में पढ़ा नहीं था, कोचिंग नहीं किया था ठीक से। और वो ऐसा है कि आप उसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ऐसे उसमें टॉपिक्स हैं, ऐसे उसमें सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं। जैसे आवाज आपकी थोड़ी थोड़ी कट रही है विश्वजीत। कम्युनिकेशन, आवाज की प्रॉब्लम सबको है क्या? बाकी लॉजिकल रीजनिंग है, खास करके इंडियन लॉजिक वो तो नहीं, जब तक आप किसी से पढ़े नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है उसमें। तो एक बात, हाँ एक बात एक मिनट तो आज जो है जेएनयू में कुछ चुनाव का जो रिजल्ट आया है, इसी वजह से जो है वहाँ शोर शराबा थोड़ा सा है। तो
तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को मैनेज करेंगे। सभी लोगों को आवाज जो है सही से सुनाई दे रहा है ना? अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। हाँ हेलो। अब क्लियर है। अब क्लियर है आवाज आ अभी रही से। है? हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। तो फिर हम लोग, हाँ। तो अब पहले जो तैयारी किया था उसमें मेरा वही सेकेंड फर्स्ट पेपर का ही था। सेकेंड पेपर तो ठीक था हमेशा से। सीयूटी के भी तैयारी किए थे हम लोग, अच्छे से पढ़े थे उसके लिए। फर्स्ट पेपर ही कभी नहीं पढ़ा था, तो फिर थर्ड वाले में जाके फिर ये है कि गुलशन जी भी पढ़ाने लगे, तो इनसे मैं हेल्प लिया। ढेर सारा हेल्प लिया, इनका भी क्लियर हो चुका। उसके बाद से फिर जाके हुआ, क्योंकि बिना फर्स्ट पेपर के आपका नहीं हो सकता है। नेट तो हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ वही करा था। और जो सेकंड पेपर है उसमें एवरेज आता है सबका, चाहे कोई कितना भी पढ़ा हो, अगर ठीक ठाक पेपर आ जाए तो उसमें 60 से ज्यादा कोई नहीं कर पाता। तो आप लोगों को फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इस बार वाला जो पेपर था वो तो थोड़ा सीयूटी टाइप का था, आसान ही था। इसमें ज्यादा लोग स्कोर किए हैं सेकंड पेपर में। वैसा अगर ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर बात करें कि आपका स्कोर कितना आया था? मेरा अभी तो याद नहीं आ रहा है तो। 97 या 96 के आसपास हाँ, था। टोटल 97%। हाँ हाँ, 97% टोटल। 97%। और पिछली 2 बार जब नहीं हुआ था तो उस बार कितना जो है माइन्यूट डिफरेंस था नेट और 11 में? पिछली, हाँ, उसमें तो बहुत कम से रह गया था पिछली बार। उससे पहले मेरा 86 आया था, और उससे भी पहले मेरा 89 आया था। तो उसमें बहुत कम कम से रह गया था। वही फर्स्ट पेपर तो गड़बड़ हो गया था, उसी वजह से। उसमें 2-4 नंबर हो जाते तो हो जाते। ये जो 86 और 89 से इस बार 96 और 97 तक जाने में कितना मेहनत करना पड़ा था आपको? मेहनत तो ठीक है, हर बार की ही तरह था। तो उसके बाद से एक्सपीरियंस भी कुछ काम आया कि 2 बार दिया था, तो पता भी चल गया था कैसे एग्जाम क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, इसके वजह से। और बाकी जो फर्स्ट पेपर इस बार अच्छे से पढ़ा था इसके वजह से। अच्छा, एक बात और जो है कि एक बार नेट क्वालिफाई होने के बाद दोबारा जब एग्जाम देते हैं और फिर से जब नेट क्वालिफाई होते हैं तो वो फीलिंग्स कैसी होती है? वो फीलिंग में क्या ही कहूँ कि अब जैसे किसी का पेट भर गया हो, उसके सामने आप खाना ला रहे हैं, कितना स्वादिष्ट खाना हो, क्या ही मतलब उसके लिए उसका क्या ही अर्थ है। हमको तो जेआरएफ चाहिए, ये बात। अब लेट हो रहा है, क्या ही, वो भी थोड़े थोड़े से जाके रह जा रहा है, तब और बुरा लगता है कि थोड़ा सा और बढ़ जाता तो अच्छा रहता है, ये बात। एक समस्या ये है कि जो जिनका 1 या 2 नंबर से नेट रुक जाता है, नेट नहीं हो पाता, तो वो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा भला बुरा बोलते हैं जो कई बार नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारी सीटें ये सब खा रहे हैं। हाँ। अगला जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा था वो है कि हम्म। जेएनयू की पढ़ाई के साथ इस नेट और जेआरएफ की तैयारी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे जूनियर्स जो है वो ज्वाइन हुए हैं और इनका भी एडमिशन होगा ये तो जेएनयू में या बीएचयू में। तो जेएनयू में रह के ये तो बहुत मुश्किल है कि अलग से आप तैयारी करें नेट, जेआरएफ की या किसी और एग्जाम की। कोई एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो भी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाएंगे आप, क्योंकि जेएनयू में एकेडमिक्स का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। चीजें भी है, इतना प्रेशर भी है, आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं, ट्यूटोरियल्स देने होते हैं, उसका डिस्कशन होता है, सारी चीजें हैं। तो मुश्किल तो है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पर। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब जेआरएफ हो जाते हैं लोग, तो उन लोगों को एडमिशन लेने में जो है कितनी आसानी जो होती है आपके यूनिवर्सिटी में या अदर जगह पे?
हाँ, ये तो हर जगह का रूल है कि जहाँ से आप पीजी किए हुए हैं तो आसानी रहती है आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में, क्योंकि लोग फेवर भी करते हैं अपने जो है स्टूडेंट, तो वो फेवर करते हैं कि अपने क्या बोलते हैं कि एमए जहाँ से किए हुए हैं तो ज्यादा चांस रहता है मिलने का। तो यहाँ पे भी है, और लोग यहाँ पे देखते हैं कि जेएनयू में जेएनयू के जो स्टूडेंट है तो वो अपना फोर्थ सेमेस्टर में रिसर्च पेपर लिखते हैं, डेजर्टेशन जैसा है। वहाँ बीएचयू में डेजर्टेशन होता है, यहाँ पे सेमिनार पेपर उसको बोलते हैं, तो दो लिखना पड़ता है। तो वो भी अच्छे से लिख दें तो आपका पब्लिश वगैरह भी हो जाएगा, जैसे आर्टिकल्स वगैरह होता है। तो ये चीजें हैं कि हार्ड वर्क है, लोग देखते हैं, और जो किया होता है अच्छे से सेमिनार उन पे ज्यादा चांस हो जाता है कि यहाँ से हो जाए। और लोग प्रेफर भी करते हैं यहाँ के लोग कि पहले से सीखा हुआ है रिसर्च करना। एमए अगर यहाँ से आप कर रहे हैं तो रिसर्च करना तो सीख ही जाएंगे एमए। वो चीज है, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ प्रेफर करते हैं। यानी कि यानी कि जो जिस जो जिस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी पढ़ने की से कोशिश पढ़ाता है, वहाँ उसका एडमिशन होने के चांसेस जो ज्यादा होते हैं। हम्म। और और हाँ, एडमिशन ये है कि दो चार चीजें होनी चाहिए कि जैसे मान लो जेआरएफ रहे, ठीक है, और उसके बाद से एंट्रेंस में अच्छा कर जाए तो और अच्छी बात है। अगर आप एंट्रेंस में अच्छा कर गए, अगर इंटरव्यू में खराब भी नंबर मिला तो कोई बात नहीं, एडमिशन तो मिल जाएगा। 4-5 नंबर कम से कम तो जब देंगे तो 4-5 नंबर दे ही देंगे। अगर बहुत अच्छा किसी से 10-15 नंबर का मार्जिन आप ला लिए तो मिल जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका एडमिशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन जेआरएफ से थोड़ा कम चांस रहता है। ओके। अभी इन लोगों को पहले जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, फिर देखेंगे कि ये लोग पीएचडी में कहाँ एडमिशन लेते हैं। बात करते हैं कि सोर्सेस के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन से सोर्सेस यूज किया था, और सेकंड पेपर के लिए कौन कौन से सोर्सेस यूज किया था। फर्स्ट पेपर तो मेनली एक बुक थी फर्स्ट पेपर के लिए, जो पहले अटेम्प्ट से ही मैं उसको पढ़ रहा था, केवीएस मदान की बुक जो है। और उसके बाद से यूट्यूब चैनल फॉलो किया मैं, अन अकेडमी पे था। अ, क्या भरत कुमार एक है अन अकेडमी पे, उनको मैं फॉलो किया, उनका प्लेलिस्ट देखा। और उसके बाद से बायजूस पे है, गुलशन मैम है, तोशिबा मैम है, उन लोगों को मैं फॉलो। बायजूस मेनली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया था, वो लोग अच्छा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, उसको डिस्क्राइब भी अच्छे से करते हैं। तो बायजूस को इसलिए मैं फॉलो किया था। और उसके बाद से फिर आपसे भी हेल्प लिया था, नोट्स वगैरह आप भी प्रोवाइड कराए थे, उस कई सारी चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह भी आप समझाए थे, तो उससे भी बहुत सारा हेल्प हुआ मुझको। और सेकंड पेपर के लिए मेनली तो क्या ही, ग्रेजुएशन में सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़े ही थे, जो आर एस शर्मा, विपिन चंद्रा, ये सब है। तो अभी आके बस मैं फैक्चुअल ही पढ़ा था, जो मेनली वो चीजें जो मैं सीयूईटी में पढ़ा था वही पढ़ा था, क्योंकि सेम काइंड ऑफ है एग्जाम। इस बार तो पेपर भी लगभग सेम ही आ गया था, सेम लेवल का आ गया था, तो वही चीजें थी, तो बाकी कुछ जो खास लोग नहीं है। आर्या की बुक इस में बार पढ़ा था, इसमें इस बार सीयूटी एसेंशियल का बुक है। एग्जाम दिए होंगे, हम्म। और पिछली बार का जब आप लोग देखेंगे नेट का एग्जाम, हाँ। तो आप लोगों को ये लगेगा कि थोड़ा सा इस बार सीयूटी का एग्जाम जो टफ आया था पिछली बार के नेट की तुलना में। तो इसलिए हम बार बार लोगों से बोलते हैं कि सीयूटी और नेट को अलग अलग करके न देखा जाए, और एक ही साथ दोनों की तैयारी हम लोग करें तो हाँ हाँ, बेहतर एक ही तरीके चीज है से वो। चीजें हो सकती है। हाँ, इन लोगों को मैं कई बार बोलता हूँ एक कि ही आप चीज लोग है, सेम जो है देख। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो सेकंड पेपर के लिए कम से कम एनसीईआरटी को 2 बार पढ़िए। ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है तीनों पार्ट की, और तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए बोलता हूँ। तो आपने कभी देखा था ट्वेल्थ की एनसीईआरटी इस एग्जाम के लिए किस तरीके से कारगर साबित हो सकती है। एनसीईआरटी। ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है तीनों पार्ट की, आपने कभी उसको पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, ट्वेल्थ का। हाँ बिल्कुल, मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था, मैं एनसीईआरटी में सब पढ़ लिया था, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ा था। उसके बाद से फिर फैक्चुअल ही पढ़ा था, क्योंकि कहानी ऑलमोस्ट सब पता हो गई थी, बस रह गया था याद करना कि फैक्ट कैसे याद होंगे, क्योंकि एग्जाम में तो वही आता है।
ज्यादातर जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा रह जाता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मालूम चलना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट तो ठीक ही था, क्लियर हो गया था। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत जरूरी है, खास करके वो 12th वाली तीनों जो वॉल्यूम है उसको पढ़ लेंगे तो सारा, एक एंशियंट, मेडिवल और एक मॉडर्न की, तीनों ऐसे करके हैं, तो तीनों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा उसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से बुक नॉलेज के को लिए। फॉलो किया था। और मेनली मैं आर्या ही फॉलो किया था, बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक थी, रिहन की एक बुक थी, यही। अब सौरभ चौबे भी पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक है, वो भी फैक्चुअल बुक है। लेकिन अब दो चार बुक मत पढ़िए, कोई एक ही करिए, क्योंकि सब में वही दिया होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ज्यादा पढ़ने लगेंगे डाइवर्स हो जाएगा, रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बुक पढ़ने की अपेक्षा। अभी परसों मेरे पास एक लोग का कॉल आया था, तो वो बोल रहे हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जो है 4 से 5 साल तैयारी तो करना पड़ता है, तब आपके पास उतना नॉलेज जो है हो पाएगा कि आप प्रोफेसर बनने के का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो पाएंगे। तो उनकी बात सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी कि तो इस वक्त पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि जेआरएफ के सर्टिफिकेट में आपके नॉलेज के लेवल में कितना ज्यादा गैप हो सकता है? कुछ नहीं है, पहली बात देखिए, ये चीज है कि ये नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो अगर लक किसी का बढ़िया रहा, पढ़ा भी ना हो तो भी निकल सकता है, ये भी है। दूसरी चीज है कि फैक्चुअल इसमें आता है, कॉन्सेप्ट भले ही ना क्लियर हो, अगर फैक्चुअल वाले अगर सारे क्वेश्चन आप सही कर जाते हैं, 60 तो करना होता है, 55 तक कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर फर्स्ट में अच्छा नंबर ला लिए तो, अगर हिस्ट्री में आप 55 या 50 भी कर लेते हैं और उसमें 40 कर लेते हैं तो फिर भी हो जाएगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि आपको एकदम महारथी होना पड़ेगा हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है, निकल जाता है। और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और देखें नेट के पेपर तो आपको आसान लगेगा, आपको लगेगा हाँ कर सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे इजी। ऐसा कोई नहीं है कि बोला था महारथी कि बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। एक बात और बोला था उन्होंने कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होके 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं तो आप जेआरएफ होने के काबिल ही नहीं हो। आपको जेआरएफ की डिग्री फाड़ नब देनी चाहिए। 90 किसी का होता ही नहीं है, पहली बात ये है, 90 किसी का होता नहीं है। इस बार पेपर सबसे हमेशा से इजी आया था इस बार, तो पेपर इजी आया था तो स्कोरिंग भी ज्यादा गई थी, ये भी बात है, ऑब्वियस है कि जाएगी। तो इस बार हाईएस्ट 75 गया था, 75 हाईएस्ट गया था, उससे मेरे ज्यादा नहीं भी गया। जान पहचान के लगभग इतने लोग थे, तो सभी लोग ऐसा नहीं है 70 से 75 के बीच में थे। हाँ, तो वही और बात है कि अब इजी है तो सबके लिए इजी है, वो तो आएगा ही, लेकिन इतना इजी नहीं था कि आप 90 कर जाए 100 में, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर बात करें कि सेमेस्टर के पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई फंक्शन डेली जो है इस एग्जाम की तैयारी करता है तो उससे जो है कितना टाइम इस एग्जाम के लिए देना चाहिए? 1 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, कितने टाइम में ये हो सकता है? देखिए, एमए आप कर रहे हैं तो एमए मेनली आपका रिसर्च बेसिक पे ही होता है, आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मैच करता है सिलेबस से, नेट से। तो खास करके आप बीएचयू में है तो, लेकिन एमए का नहीं करेगा आपको मैच, ओवरलैप नहीं होगा कोई भी चीजें, तो अलग से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खास करके फर्स्ट पेपर तो आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, बस यही मिलेगा आपको पढ़ने को, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, 2-2 घंटे, एक 2 घंटे फर्स्ट को, 2 घंटे सेकंड पेपर को, इतना आपको करना पड़ेगा एकेडमिक्स के अलावा। तो मेहनत तो है जब तक ना हो जाए। और कम 1-2 सेमेस्टर आप लोग किसी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता है, लेकिन कम से कम 2 अटेम्प्ट तो दे देंगे तो हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एग्जाम, हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है एक 75 दिन का टारगेट बना के चल रहे हैं कि 1 से 2 घंटे जो है फर्स्ट पेपर की पढ़ाई करनी है और 4 से 5 घंटे जो है सेकंड पेपर की पढ़ाई करनी है। अगर आप इस बार जो है 75 दिनों के अंदर जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं
तो आपके हिसाब से ऐसा करना क्या सही होगा या हाँ, बिल्कुल। तो आराम से वो सब 75 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है। और 75 दिन वो भी आपको अगर 7-8 घंटे आप पढ़ना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा। रिवीजन 2 बार आप कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं इतने दिन में तो। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो क्योंकि सीयूईटी आप लोग तैयारी करके ही आए हैं, चीज़ें वही आती हैं। पढ़ना फर्स्ट पेपर है आपको बस, जो कि आपके लिए नया है। बाकी सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा देखिए, उससे ही आता है। नहीं तो अब प्रीवियस ही रहेंगे, ईयर आपको के पता लिए नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना अच्छा रहेगा जो थोड़ा सा अच्छा उसमें जो है जानकारी उपलब्ध कराया गया है? मैं तो एजीपी लिया। हाँ, एजीपी में लिया था, एजीपी फॉलो किया था मैं। और सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए तो नहीं खरीदा था मैं। फर्स्ट फर्स्ट पेपर तो यूट्यूब से ही किया था, तो ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए भी उसमें एजीपी में एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये है, लेकिन ये है कि वो हिंदी में ही है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है उसका वो हिंदी में दिया है और बाकी सारी चीजें जो है हाँ वो हाँ क्वेश्चन आंसर हाँ तो हाँ, उसमें क्वेश्चंस तो बाइलिंगुअल है, क्वेश्चंस को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में जो दिया है, हिंदी में है। बाइलिंगुअल है। हम्म, हम्म, अगर आप लोग इन हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, उनको अगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई 3 सुझाव अगर देना चाहे तो वो सुझाव क्या हो सकते हैं? वही 3 सुझाव सुझाव देने को ज्यादा भी दिया जा सकता है, तो कम भी हो सकता है। 3 ही क्या होता है। पहले तो है कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसे भी हो, जिस भी सोर्स से हो, आपको रिलायबल लगे उससे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से सारे चैप्टर्स के आप पीवाईक्यू लगाइए, उसके बाद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पता चले कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नहीं तो फिर पढ़ते जाएंगे, आइडिया कोई नहीं लगेगा। और उसके बाद से क्या करें कि फर्स्ट पेपर पे ज्यादा आप ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर नहीं तो फिर आपका चला जाएगा। फर्स्ट पेपर कम से कम 25 प्लस आपको करना पड़ेगा, अगर अच्छा कर रहे हैं सेकंड पेपर में तो। नहीं तो अगर फर्स्ट पेपर पे, फर्स्ट सेकंड पेपर बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो इसमें आपको 30 प्लस करना पड़ेगा। ये है, किसी का रहता है जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स बढ़िया है उसका, तो रीजनिंग और वो डीआई कर ले रहा है, मैथमेटिक्स कर रहा है, तो 15 क्वेश्चंस तो हो गए उसके। 15 में तो 12-13 कर ही लेगा, बहुत बढ़िया है। इस एग्जाम में तो उसके लिए तो डीआई एक आसान हो जाता सबसे है जिसको मुश्किल मैथमेटिक्स समय का। माना जाता है क्योंकि डीआई हाँ अगर हाँ, देखा डीआई जाए इस समय तो थोड़ा मुश्किल आ रहा है। बहुत हार्ड आ रहा है। और एक बात आपसे करनी थी हाँ जो कई हाँ लोग हमसे पूछ चुके हैं कि हम लोग पिछली बार जो है हिस्ट्री का एक हाँ, डिस्कशन क्लास चला रहे थे, तो कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि विश्वजीत सर क्लास अगर चलाने में समर्थ हो तो क्लास शुरू किया जा सकता है फिर से। नहीं, अब समस्या है इस बार में। मेरा खुद मन है, अच्छा लगता है मेरे को भी पढ़ाने, अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना उन लोगों से। लेकिन अब इस समय असमर्थ हूँ, मैं कर नहीं सकता। फोर्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा है, 2 महीने समय है मुझको, 2 डेजर्टेशन सबमिट करना है। और वो भी डेजर्टेशन थोड़ा मुश्किल है, लिखना पड़ता है यहाँ पे। और पूरा प्राइमरी सोर्स वगैरह खोज के लिखना पड़ता है, इधर उधर जाना, आर्काइव वगैरह जाना पड़ता है, तो समय नहीं मिल पाता अभी। अभी तो बहुत मुश्किल है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और ये डिसर्टेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके पीएचडी एडमिशन पे। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात है, तो अभी मैं ये नहीं कह सकता अभी कुछ। चलिए अच्छी बात है। हम सभी लोगों की तरफ से आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना है कि आपका पीएचडी में एडमिशन आपके मन चाहे जगह पे हो जाए। हम लोग जो है क्लास जो है शुरू करने वाले हैं वो किसी और के साथ होगा, लेकिन वो क्लास जो है स्टार्ट होगा होली के बाद से। अब हम लोग कुछ बच्चों के सवाल ले लेते हैं। जैसे कि वैभव पूछ रहे हैं कि
थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ क्लियर हो जाता है, लेकिन वो किसी रीजन से यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है और फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाता है, तो क्या उसका जेआरएफ वैलिड रहेगा या फिर से जेआरएफ देना पड़ेगा? अभी अभी तक तक का जो जानकारी हम लोगों को है वैभव, कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिजल्ट आने के 3 साल तक वो जो है सर्टिफिकेट वैलिड होता है। लेकिन आप फिर से अगर कहीं इनरोल होते हैं तो आपको 2 साल के भीतर जो है वो एमए जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस जेआरएफ की जो सुविधाएं हैं वो मिल सकती हैं। ओके, अब एक बार अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं तो पढ़ते पढ़ते फिर दूसरी बार इनरोल होने के बाद भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये समस्या नहीं है। आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आपके मनचाही जगह पे एडमिशन हो, या जहाँ भी एडमिशन होता है वहाँ अच्छे से पढ़िए। बीएचयू में हो, डीयू में हो, हैदराबाद में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सारी यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में बेहतर होती हैं। ओके, और किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। किसी का और कोई प्रश्न हो तैयारी से रिलेटेड या किसी भी टाइप का गाइडेंस अगर चाहता हो, जिसका एडमिशन जेएनयू में होने वाला हो या जेएनयू में जो पढ़ना चाहता है, कुछ भी अगर पूछना चाहता है तो विश्वजीत भैया से आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो? ये सारे डाउट्स अगर क्लियर हो गए हैं, सर हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? स्वास्तिका त्रिपाठी पूछ रही हैं कि हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। आवाज आपकी थोड़ी सी नहीं आ रही है। माइक ऑफ है आपका विश्वजीत। सॉरी। हाँ, तो हिस्टोग्राफी के ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। बात यह है कि तो उसके लिए आप ज्यादा सोर्स अपना लगाते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा था कुछ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नोट कर लिए थे एक जगह, उसी को मैं पढ़ा था। हाँ, एक हिस्टोग्राफी का अगर काफी है। हाँ हाँ। तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो बीएचयू के एमए के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिस्टोग्राफी जो है पढ़ाई जाती है। इसके लिए जो है झारखंडे चौबे, ई श्रीधरन और एक जो है एचकार की हाँ बुक बिल्कुल, झारखंड चौबे तो हाँ, आप इससे कर सकते हैं। या इसके अलावा हिस्टोग्राफी तैयार करने का सबसे बेहतरीन उपाय जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने हिस्टोग्राफी के प्रश्न है उसको फिल्टर करके एक जगह ले लीजिए और उसके बाद उसी को आप तैयार कर लीजिए। उसमें से क्वेश्चन जो है आपके फंस जाएंगे। ओके, सही है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जेएनयू में एकेडमिक पढ़ाई का लोड ज्यादा होता है अदर कॉलेज के मुकाबले में। केशव कुमार मिश्रा पूछ रहे हैं बीएचयू। हाँ बिल्कुल, विश्वजीत, हाँ बिल्कुल कि जेएनयू में एकेडमिक की पढ़ाई का लोड ज्यादा होता है अदर कॉलेज के मुकाबले में। हाँ हाँ, लोड तो है भाई, लोड तो है, कहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक सेमेस्टर में आप 2 ट्यूटोरियल होता है हम लोगों का ना, एक सब्जेक्ट का 2 ट्यूटोरियल क्या होता है कि मेनली आपको टॉपिक मिलेगा, असाइनमेंट जैसा ही रहता है। टॉपिक मिलेगा, आपको सोर्स भी मिलेंगे, कि ये सोर्स आप पढ़िए, इसमें वो चीज आपको मिल जाएगी। और उसके बाद से एक मिनट। हाँ, तो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, वो करने रहते हैं। उसके बाद से फिर ट्यूटोरियल्स का डिस्कशन होता है ना, आप प्रेजेंट करेंगे वो डिस्कशन बाकी अपने क्लासमेट्स के और अपने प्रोफेसर के सामने प्रेजेंट करेंगे आप। फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो इतने सब सारी चीजों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से।
अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे आप। और आपके आसपास वैसे लोग रहते हैं कि ऐसा डिस्कशन और डिस्कोर्स चलता रहता है यहाँ पे कैंपस, हर जगह चलता रहता है। तो उसके बाद से फिर इसके लिए आपको तो एकेडमिक पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। एकेडमिक का माहौल है यहाँ पे, ये कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की और नेट जाकर के भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड नहीं है वैसे कि लोग नहीं तैयारी करते हो, एकेडमिक्स में ही तैयारी डिस्कशन डिस्कोर्स चलता रहता है। ओके। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जेएनयू में जो एकेडमिक की पढ़ाई का लोड जो है थोड़ा सा और अन्य कॉलेज के मुकाबले में ज्यादा है। केशव, आपका अगर और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या किसी का और कोई प्रश्न है तो माइक अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं, तो पूछ लीजिए, या कोई भी कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके। ओके, लग रहा है कि सबके प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो लास्ट बार बोला जा रहा है कि आप लोग जो है माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज के इस मीटिंग को यहीं जो है समाप्त करेंगे। ओके, सबके प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं विश्वजीत, और आपका इस मीटिंग में जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे साथ किसी की आवाज जुड़े हैं, हाँ वैभव बताइए। मेरे को बताया ना, मेरा हिंदी बैकग्राउंड है। अब मैं प्रिपरेशन किस में स्टार्ट करूँ, इंग्लिश में हिंदी में? क्योंकि अगर पीजी में गया तो इंग्लिश में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में लिखना पड़े, क्वेश्चन पढ़ना पड़े। तो अभी जो बचा हुआ, आप अभी वर्तमान में कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र थे वैभव? जेएनयू में आएंगे तो आवाज जा रही है वैभव? हाँ भैया, अरे आप अभी वर्तमान में यूजी में कहाँ पढ़ते थे? बीएचयू में? नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और आपको ये है कि इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ी तो देखिए, हिस्ट्री वही होती है, या तो हिंदी में पढ़िए आप तो भी, इंग्लिश में पढ़िए तो भी। और एकेडमिक के पढ़ाई के साथ अगर देखेंगे कि हिस्ट्री में जो मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अवेलेबल है, तो ये नहीं है कि हमको जो है हिंदी छोड़ के एकदम से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देना है। आप अपने आप को बाइलिंगुअल कर सकते हैं, जैसे कि नेट की तैयारी आप हिंदी में कर सकते हैं, और एमए की पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जैसा कि विश्वजीत ने किया है और जैसा कि मैंने किया है। मेरा जो सेमेस्टर की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है, मुझे लगता है कि और अदर जो हिस्ट्री की पढ़ाई होती हिंदी है में जेआरएफ वो निकालना ज्यादा हिंदी आसान में। है। तो जेआरएफ के लिए आपके पास मटेरियल जो हिंदी में इंग्लिश अधिक है। क्या बोले? आवाज आपकी थोड़ी हिंदी में पढ़ेंगे तो अगर थोड़ी दिक्कत पड़ेगा शायद, क्योंकि इंग्लिश में अगर यूनिवर्सिटी में लिखना पड़ा क्वेश्चन तो उसके लिए इंग्लिश में कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मेरा प्योर हिंदी। हाँ, तो सेमेस्टर की पढ़ाई हिंदी है आपको आप इंग्लिश में करनी पड़ेगी। एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे पेपर वगैरह आप लिखेंगे तो पीएचडी भी लिखेंगे। पीएचडी ठीक है, कर सकते हैं, अगर आप जेएनयू से डीयू से करना चाहते हैं पीएचडी तो आप इंग्लिश आनी चाहिए। और पीजी भी करते हैं तो जेएनयू में हिंदी और कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं चलता, बस इंग्लिश चलता है। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको क्लास में बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, पेपर भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ट्यूटोरियल भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हर चीज इंग्लिश। प्रॉब्लम तो आपको होने जो वाली है है अपने जेएनयू से करना चाहते हैं तो। अपनी भाषा को लेकर इतना जो है परेशान ना हो वैभव। विश्वजीत जो है वो एकदम प्योर हिंदी जेआरएफ के लिए तो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं हो रहा है भाषा के और लिए। कहीं भी आपका एडमिशन होगा तो एक सेमेस्टर आपको दिक्कत हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जो आएगा आप अपने आप को वहाँ की भाषा में जो है सर्च कर लेंगे। ओके,
आपका जितना मार्क्स आता है जिस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आता है, जेएनयू हो या जहाँ भी आप जाना चाहते हो, बेशक अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप 4 सेमेस्टर में कभी ना कभी जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने तैयारी जो है सीयूटी की अच्छे से की है और जेआरएफ की तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ओके। जी यस सर। बाकी और किसी का कोई प्रश्न है? ओके। तो आप सभी लोगों का इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए एक बार मैं धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जो आज इस मीटिंग में पहली बार ज्वाइन हुए और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में न जानते थे, तो आप जो है इसे जो है यूट्यूब पे सर्च करके जेआरएफ विद गुलशन के नाम से चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पेपर की सारी तैयारी जो है वो लगभग करा सकता हूँ। और अभी फिलहाल में जो है मैं एक बैच जो है वो चला रहा हूँ, जो इस बार जून में जो एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है वो करते हैं। तो जो लोग भी उसमें इनरोल होना चाहते हो और अपनी तैयारी को रेगुलर बनाना चाहते हो तो वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले संडे को किसी और टॉपर के साथ या किसी और विषय के जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट्स के साथ। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद और आप सभी लोगों को गुड नाइट। थैंक यू सो मच मिस्टर सुजीत इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद।